नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th की। बुक है हमारी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत या भौतिक पर्यावरण के मूल सिद्धांत। इसका चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर का नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण के बारे में। इसमें जो वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे उनमें है हमारा सौर विकिरण, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में जो भिन्नता पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है, सूर्य ताप की पृथ्वी की सतह पर जो स्थानिक वितरण है उसके बारे में, और वायुमंडल में तापन एवं शीतलन होता है उसके बारे में, जिसके कुछ फैक्टर हैं जैसे चालन, संवहन, अभिवहन और पार्थिव विकिरण। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। क्लास 11th एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें हम बात करने वाले हैं सौर विकिरण। चैप्टर का नाम है ये सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर रेडिएशन के रिगार्डिंग। देखो, ये हमारा सन है। सन से जो किरणें सूर्य की पृथ्वी की सतह की तरफ आती हैं, ये एनर्जी जो इन हो रही है पृथ्वी की सतह की तरफ आती है। ये पृथ्वी की सतह पर ये ऊर्जा है या जो ताप है सूर्य का वो लगातार आता रहता है। तो क्या ये सूर्य का जो ताप पृथ्वी की सतह पर जब लगातार आ रहा है तो हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं, हम कमरे के अंदर बैठे हैं वहां का तापमान और जब हम बाहर जाते हैं तो वहां के तापमान में कोई ज्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। तो सूर्य से जो लगातार सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य का ताप है जो पृथ्वी की सतह पर आ रहा है, फिर भी हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। इसको एक एग्जाम्पल से समझें। मान लो हम एक चाय की केटली लें और उस चाय की केटली में अगर हम चाय बनाएं, इसमें लगातार हम बर्नर से अगर इसको गर्म करेंगे, स्टोव गैस जिससे भी हम इसको लगातार गर्म करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चाय उबल कर इस केटली से बाहर चली जाएगी। अब क्योंकि इस चाय को यहाँ पर लगातार ऊर्जा मिल रही है तो ये ऊर्जा के कारण ये चाय है ये इसकी सतह से बाहर आ जाती है। लेकिन पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो लगातार पृथ्वी की सतह पर आ रही हैं। सोलर रेडिएशन है ये लगातार पृथ्वी की सतह पर आ रही है, फिर भी हमारी पृथ्वी है वो इतनी गर्म नहीं होती, अर्थात तापमान में जो ज्यादा अंतर है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों भाई? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर कुछ फैक्टर हैं जो काम करते होंगे, जो इस ऊष्मा को बैलेंस करते होंगे, सूर्य से आने वाली ऊष्मा इसको मैनेज करते होंगे। देखो, यहाँ पर है हमारा सन, सूर्य से आने वाली किरणें हैं। सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं ये, इनको हम कहते हैं लघु तरंग दैर्घ्य वाली किरणें। ये सूर्य की किरणें कुछ एटमॉस्फेयर से आती हैं तो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ये पृथ्वी की सतह पर आती हैं एटमॉस्फेयर से होती हुई, पृथ्वी की सतह पर आकर ये रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ डिस्पर्सन हो जाती हैं। तो हमारी जो वायुमंडल में जो सतह हैं, चाहे वो आयन मंडल है, चाहे वो समताप मंडल है, चाहे वो ओजोन मंडल है, चाहे क्षोभ मंडल है, इन सबको क्रॉस करके ये सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर आती हैं। और सूर्य की किरणें जो पृथ्वी की सतह पर आती हैं, जिनको हम आने वाली सूर्य की किरणें कहते हैं, जिनको हम सोलर रेडिएशन कहते हैं, इन्हें हम लघु तरंग दैर्घ्य भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनको हम कहते हैं शॉर्ट वेवलेंथ कहते हैं। अगर सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है, शॉर्ट होती है। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। चलो एक बार रीड करें कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है, अर्थात पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा आती है वो पूरी की पूरी ऊर्जा वो कहां से प्राप्त करती है? सूर्य से। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस कर देती है। अब जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो पृथ्वी की सतह पर आती है, तो सतह पर आती है पूरी की पूरी ऊर्जा जो पृथ्वी प्राप्त करती है वो सूर्य से प्राप्त करती है। अब सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, इसमें से कुछ ऊर्जा को पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में रेडिएट कर देती है, विकिरित कर देती है। अब जब ये पृथ्वी सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकिरित करती है, रेडिएटेड करती है, तो इसके फलस्वरूप पृथ्वी ना तो बहुत अधिक समय के लिए गर्म होती है और ना ही बहुत अधिक समय के लिए ठंडी रहती है। अतः हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में
जो प्राप्त ताप की मात्रा है, ताप यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा, तो प्राप्त जो ताप की मात्रा है वो समान नहीं होती। इस भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। जहां पर सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं, जहां तापमान ज्यादा है, वहां वायु का जो दाब है वो कम होगा, और जहां सूर्य की किरणें कम आ रही है यानी सूर्य का ताप कम आ रहा है, वहां का वायुदाब ज्यादा होगा। तो वायुदाब में भिन्नता देखने को मिलती है। इसी के कारण फिर पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इस पाठ में हम वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह के तापमान के वितरण को समझने का इसमें प्रयास करेंगे। देखो, यह है हमारी सूर्य से आने वाली किरणें जो पृथ्वी की सतह पर आती हैं। जब ये इस सतह पर आती हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर आता है, यहाँ पर मैक्सिमम तापमान है वो पृथ्वी की सतह पर आता है। क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये पृथ्वी की अक्ष है, जबकि इसको होना ऐसा चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं होकर बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं होकर ये इस तरह से अर्थात अपनी अक्ष पर ये टिलेट झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री ये अपनी अक्ष पर झुकी होती है घूर्णन के कारण, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर जो तापमान आता है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। क्लियर भाई? यह है हमारा सन, सूर्य। ये है सूर्य से आने वाली किरणें जो दिखाई गई थी, वो किरणें, अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर ऐसे कि ये हमारा सन है। सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं जो पृथ्वी की सतह पर आती हैं, जिनको कि हम लघु तरंग दैर्घ्य कहते हैं, लघु तरंग कहते हैं। तो आने वाली सूर्य की किरणें इनको लघु तरंग कहा जाता है, शॉर्ट वेव कहा जाता है। अब पृथ्वी से ये किरणें या ये ताप कुछ वापस पृथ्वी जो इसको रेडिएट करती है और वापस इसको विकिरित करती है, पृथ्वी इस तापमान को वापस विकिरित करती है अंतरिक्ष में, और जाने वाली किरणों को हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएट, यानी कि दीर्घ तरंगें कहते हैं, और आने वाली तरंगों को लघु तरंगें कहते हैं। तो सूर्य से जो आने वाली तरंगें हैं उनको लघु तरंगें, और पृथ्वी की सतह से टकराकर यानी पृथ्वी जो सतह को वापस रेडिएट करती है, वापस जो तरंगें जाती हैं उनको कहते हैं हम दीर्घ तरंग। अब जब तापमान में हमने अभी देखा है कि ये है हमारा ट्रॉपिकल रीजन, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये वाला क्षेत्र ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये है हमारी भूमध्य रेखा। यहाँ पर सूर्य की किरणें, सपोज करो यहाँ हमारा सन है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें वो डायरेक्ट आती हैं, इसलिए यहाँ का जो तापमान है वो ज्यादा होता है। इसके कारण यहाँ पर बनता है लो प्रेशर, इसके कारण यहाँ पर बनता है लो प्रेशर। जबकि पोल्स पर जहाँ सूर्य का ताप बहुत कम आता है, जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर। यहाँ पर क्या बनता है? हाई प्रेशर बन जाता है। यहाँ पर भी हाई प्रेशर बनता है उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिण ध्रुव पे। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है। क्यों बन रहा है लो प्रेशर? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वो सीधी आ रही हैं। अब हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो हवाएं इस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण हमने देखा है कि यहाँ पर ध्रुवों पर तो तापमान बहुत कम होता है और इक्वेटर पर तापमान है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करें सोलर रेडिएशन की, सौर विकिरण की। सौर विकिरण पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश, यानी सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी पर आ रही है, जिसको कि हम ताप कहते हैं, सूर्य का ताप कहते हैं, ये सारी की सारा जो ताप है वो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। अर्थात जो तरंगें होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं शॉर्ट लघु तरंग दैर्घ्य। तो क्या कहेंगे? शॉर्ट वेव लेंथ। इनको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट वेवलेंथ कहते हैं। लघु तरंग दैर्घ्य का जो वेवलेंथ होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है। लघु तरंग दैर्घ्य होती है इनके रूप में आती हैं। तो पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं आगामी सौर विकिरण। अर्थात सूर्य से पृथ्वी की तरफ जो ऊर्जा आ रही है, जिसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन या आगामी सौर विकिरण के नाम से जाना जाते हैं, इसको हम छोटे रूप में सूर्य ताप या इंसोलेशन भी कहते हैं। देखो यहां पर ये सूर्य से कुछ किरणें हैं जो पृथ्वी की सतह की तरफ जा रही हैं। सूर्य से जो किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह की तरफ जा रही हैं।
सूर्य से किरणें पृथ्वी की सतह की तरफ जा रही हैं। अब ये किरणें जो पृथ्वी की सतह की तरफ जा रही है, कहां से? सूर्य से। अर्थात सूर्य से आने वाली किरणें, जिनको हम सौर विकिरण कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं, ये शॉर्ट वेव होती हैं, शॉर्ट वेव लेंथ है, अर्थात लघु तरंग दैर्घ्य होता है इनका। इनका तरंग दैर्घ्य होता है वो कम होता है, इसलिए लघु तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जबकि यहाँ पर पृथ्वी की सतह से कुछ किरणें जो है वापस पृथ्वी इनको रेडिएट करती है अंतरिक्ष की तरफ, वायुमंडल की तरफ, इनको हम कहते हैं लॉन्ग वेवलेंथ। क्या कहते हैं इनको? लॉन्ग वेवलेंथ कहते हैं, अर्थात दीर्घ तरंग दैर्घ्य किरणें कहा जाता है, लॉन्ग वेवलेंथ कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी की सतह से टकरा कर जो किरणें जाती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है। यहां पर देखो, सूर्य से आने वाली ये सोलर रेडिएशन ऊर्जा है जो पृथ्वी की तरफ आ रही है, और ये किस फॉर्म आ रही है? लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में पृथ्वी की सतह की तरफ आ रही है। और ये ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह की तरफ आ रही है, जिसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं, यही सूर्य ताप है, इसी को इंसोलेशन कहा जाता है। बात करें, हम जनरली पृथ्वी के बारे में जब भी बात करते हैं तो एक ऐसा गोला बना देते, कहते हैं ये पृथ्वी है, लेकिन रियल में पृथ्वी एक गोला नहीं होती है। पृथ्वी है वो एक भूभाग है जिसको जियोइड कहते हैं। भूभाग यानी एक ऐसी आकृति जो अपने आप में अलग है, अर्थात ऐसी दूसरी कहीं भी और आकृति देखने को नहीं मिलती है। अगर हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स की बात करें या ज्योमेट्री की बात करें तो हमारे पास कोई भी इस प्रकार की आकृति नहीं है जिसको कि हम पृथ्वी की आकृति से मेल कर रहे हैं, अर्थात ये अपने आप में एक अनोखा होता है। भू यानी कि जमीन, आव यानी उसकी आकार, तो पृथ्वी का जो आकार है वो एक अलग ही होता है, इसके जैसा और दूसरा आकार देखने को हमें नहीं मिलता है, इसलिए इसको भू आव या जियोड के नाम से जाना जाता है। ये हमारी अर्थ है, अर्थात ये बिल्कुल एक गोलाकार नहीं होकर कैसी है भाई? जियोइड है, भू आव है। तो सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। जब ऊपर तिरछी पड़ती है तो जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा में बहुत कम अंश को प्राप्त कर पाती है। क्या कहना चाह रहा है कि सूर्य की किरणें हैं वो वायुमंडल के ऊपरी भाग में तिरछी पड़ती हैं। अब जब तिरछी पड़ेंगी तो उसके कारण जो पृथ्वी सौर ऊर्जा का जो अंश पृथ्वी की सतह पर आ रहा है वो बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर आ रही है। क्योंकि देखो यहाँ पर तो सूर्य की किरणें वो डायरेक्ट आ रही है, अब यहाँ पर जो सूर्य की किरणें जा रही है वो तिरछी पड़ेंगी, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें जा रही हैं वो तिरछी पड़ेंगी, तो वायुमंडल का जो ऊपरी भाग है वहां पर जो किरणें पड़ती हैं सूर्य की वो तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण ऊर्जा की बहुत कम मात्रा वहां पर प्राप्त होती है। पृथ्वी, अगर हम एवरेज में देखें तो पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की जो ऊपरी सतह होती है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1.94 कैलोरी, 1.94 यानी 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा ही प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में हर साल थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी के अंतर के कारण होता है, अर्थात हर साल हमें कुछ अंतर भी देखने को मिलता है इस ऊर्जा के प्राप्त करने में। और ये जो अंतर देखता है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसमें अंतर के कारण होता है, अर्थात कभी पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, कभी पृथ्वी सबसे दूर होती है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो इस दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को, कितने को? 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है, अर्थात कितनी दूरी पर होती है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर होती है। 4 जुलाई, तो एक समय पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है और एक समय पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तो उसकी दूरी होती है वो है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी होती है सबसे दूर जब पृथ्वी होती है, और ये घटना होती है 4 जुलाई को। कब होती है भाई? 4 जुलाई को होती है। और पृथ्वी की इस स्थिति को हम अपसोर या एफिलियन के नाम से जानते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है तो इसको कहते हैं एफिलियन या अपसोर कहते हैं, और 4 जुलाई को ये घटना घटित होती है और इसमें जो दूरी होती है वो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। देखो, यह है हमारा सूर्य, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। देखो, एक घटना 147 मिलियन किलोमीटर और दूसरी है 152 किलोमीटर। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है 152.20 लाख किलोमीटर पर दूर होती है, ये घटना घटित होती है यहाँ पर जो हो रही है 4 जुलाई को। ये घटना जो 4 जुलाई को घटित होती है इसको हम कहते हैं अपसोर। क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं इसको। यहां पर पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, और एक समय होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास है जो 147 मिलियन किलोमीटर है। देखो,
यहां पर दोनों चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है 152 किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर है। ये घटना एफिलियन कहलाती है, जिसको अप सोर कहते हैं, और ये होती है 4 जुलाई को। एक बार पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास है यहां, और ये घटना होती है 3 जनवरी को, और यह है 147 लाख किलोमीटर की दूरी। अब यहां पर जो घटना हो रही है ये 3 जनवरी को हो रही है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे पास है 3 जनवरी को, तो यहां पर सूर्य का ताप है वो सबसे ज्यादा आएगा। दूसरी घटना होती है 4 जुलाई को। कितने को होती है? 4 जुलाई को, जिसको एपिलियन कहते हैं, अपसोर कहते हैं। यहां पर पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा दूर है। कितनी है? 152.20 मिलियन किलोमीटर दूर है ये पृथ्वी। तो यहां पर जो पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर है, तो यहां पर सूर्य से आने वाला प्रकाश है अब पृथ्वी पर सबसे कम आएगा। अब पृथ्वी पर सबसे कम आएगा। अब जब ये सबसे कम आएगा तो यहां पर सदर्न में विंटर होगी और नदर्न में समर होगी। जब 3 जनवरी की हम बात करें तो नॉर्दर्न में यानी नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। सिंपल सी। आगे चले। सौर विकिरण। हमने वो 4 जुलाई की बात पढ़ी कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, उसको हम अपसौर कहते हैं, एफिलियन कहते हैं। वहीं 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, अर्थात लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। कितने को? 3 जनवरी को, जो कि पृथ्वी से सूर्य से सबसे नजदीक है पृथ्वी। और इस घटना को हम उपसौर कहते हैं या पेरिहेलियन कहते हैं। जबकि पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के से सबसे ज्यादा दूर होती है, लगभग कितना? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। उसको हम कहते हैं एफिलियन या अपसौर। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, इसको कहते हैं उपसौर या पेरिलियन। इसलिए पृथ्वी द्वारा जो वार्षिक सूर्य ताप यानी पूरी साल में जो सूर्य का ताप लिया जाता है वो 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होगा। अब ऑब्वियसली ये तो बात है कि 3 जनवरी को यहाँ पर ये घटना घटित हो रही है। 3 जनवरी को 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास है, तो यहाँ पर ज्यादा तापमान आएगा। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, तो यहाँ पर कम तापमान आएगा। तो यहाँ पर कम तापमान देखने को मिलेगा। तो 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक इंसोलेशन होता है। फिर भी सूर्य ताप की जो भिन्नता है का जो ये प्रभाव है, ये यह प्रभाव दूसरे कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण, वायुमंडल का परिसंचरण, इसके द्वारा भी ये कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य ताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम में परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है। ये पेरिलियन और एपिलियन दिखाया गया है। पेरिलियन जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास है, 147 मिलियन किलोमीटर यानी कि 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है। एपिलियन जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, लगभग 153 मिलियन किलोमीटर है, यानी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी होती है, जिसको 153 मिलियन किलोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा दूर देखने को मिलती है। तो दो घटनाएं होती हैं जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास है। सूर्य के सबसे पास है 3 जनवरी को और सूर्य से सबसे दूर है 4 जुलाई को। यहाँ पर देखो वही ही घटना दिखाई है। ये पृथ्वी सूर्य के सबसे पास है, यहाँ पर 147 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी यहाँ पर सूर्य के सबसे ज्यादा दूर है, 153 मिलियन किलोमीटर। जो सबसे पास है ये घटना होती है 3 जनवरी को, जिसको हम कहते हैं पेरिहेलियन। और ये घटना होती है, ये है सबसे दूर वाली घटना, ये होती है 4 जुलाई को, जिसको कहा जाता है एपिलियन। अब हम बात करें कि पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य का ताप है उसमें भिन्नता क्यों होती है। देखो, पृथ्वी की सतह पर सूर्य के ताप की जो तीव्रता की मात्रा है, इसमें प्रतिदिन, हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता है। अब सूर्य ताप में होने वाली भिन्नता के जो कारण है वो निम्न है। देखो, सूर्य की ताप की जो तीव्रता यानी पृथ्वी की सतह पर सूर्य का ताप कितनी इंटेंसिटी से आता है, कहां पर ज्यादा कहां पर कम आ रहा है, इसमें रोजाना, हर मौसम में और प्रतिवर्ष परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सूर्य के ताप में जो होने वाले परिवर्तन है, इनके लिए कौन कौन से कारक हैं जो उत्तरदायी होते हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से 5 कारक हैं जो उत्तरदायी होते हैं। पहला है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। देखो, ये है पृथ्वी की
मेन एक्सिस सॉरी, पृथ्वी की जो मेन अक्ष है, मेन एक्सिस है, वो इस तरह से होनी चाहिए थी कुछ, लेकिन ये इस तरह से नहीं होकर कैसे है, इस तरह से, अर्थात पृथ्वी अपनी अक्ष पर लगभग कितना घूमी हुई है यहाँ पर भाई, यहां से यहां तक जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर मुड़ी हुई है वो लगभग 23.5 डिग्री है। कितनी है भाई? 23.5 डिग्री टिल्ट है अपनी अक्ष पर, इतनी झुकी हुई है पृथ्वी, 23.5 डिग्री अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, और यहाँ पर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण सूर्य के ताप की तीव्रता में भिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा है सूर्य की किरणों का नतिकोण, अर्थात कहीं पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर आ रही हैं, जैसे ये वाला क्षेत्र है जिसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। यहाँ पर सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें आती है वो हमेशा सीधी आती हैं, तो यहाँ पर तापमान है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सूर्य की किरणें आती हैं पोलर रीजन पर, ध्रुवीय क्षेत्रों में, यहाँ पर इनका जो नतिकोण है वो 90 डिग्री से कम होता है, यहाँ पर इनका नतिकोण 90 डिग्री से कम होता है, यहाँ पर नतिकोण अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री के आसपास होता है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में, कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य का ताप सबसे ज्यादा आता है, तो सूर्य का नतिकोण है वो भी इसको इम्पैक्ट करता है। फिर है दिन की अवधि, दिन की अवधि जहां पर दिन लंबा होगा वहां सूर्य का ताप ज्यादा होगा, जहां दिन छोटा होगा वहां सूर्य का ताप कम होगा। वायुमंडल की पारदर्शिता, अर्थात वायुमंडल में होकर जो इंसोलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। फिर हम बात करेंगे स्थल विन्यास की, कि कहाँ पर समुद्रों ज्यादा है, यानी महाद्वीप और महासागरों के वितरण पर भी ये निर्भर करता है। लेकिन जो लास्ट के जो दो कारक हैं वो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट इस पर देखने को नहीं मिलता है इनका। मुख्य रूप से ये तीन जो पहले कारक हैं उन्हीं की हम बात करेंगे कि वहां पर ये इम्पैक्ट डालते हैं काफी सूर्य के ताप की भिन्नता में। ये हमारी अर्थ यहां पर ये अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री इस तरह से झुकी है, इसकी अक्ष इस पर ऐसे, जो कि सूर्य की किरणों के लिए, जो सूर्य की किरणें इसकी सतह पर आकर गिरती हैं उनमें इम्पैक्ट डालता है ये है घटना घटित होती है लग विंटर सीजन में, ये देख इस तरह से होता है, ऑटम में इस तरह से होता है, वर्नल सीजन में इस तरह से होता है, और समर में इस तरह से ये देखने को मिलता है। अब यहां पर हम बात करते हैं दिन की जो लाइट है वो कहां पर कितने समय के लिए रहती है। सपोज करो यहां पर ये हमारा सन है, ठीक से बना देते हैं सन को। सपोज करो ये हमारा यहां पर सन है। अब इससे जो सूर्य ताप की रेडिएशन है, विकिरण है, वो इस तरह से जा रही है, कहीं पर सीधी, कहीं पर ये ज्यादा दूरी तय कर रही है। देखो यहां से यहां तक पृथ्वी अपनी अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब यहां पर जो पोलर रीजन है, यहाँ पर जो सूर्य का नति कोण है वो 23.5 से 90 से बहुत कम है, तो यहाँ पर बहुत ही कम सोलर इंसोलेशन आती है, सूर्य का ताप आता है। यहाँ 24 घंटे दिन और रात ही रहते हैं, सॉरी 24 घंटे का यहाँ पर अब दिन ही दिन रहेगा, और यहाँ पर 24 घंटे की रात ही रात रहेगी, तो दिन तो यहाँ है ही नहीं। अब यहाँ पर 6 महीने पूरे के पूरे दिन देखने को मिलेंगे, यहाँ 6 महीने पूरी की पूरी रातें देखने को मिलेंगी। क्लियर? जब हम सूर्य का जो नति कोण है वो आता है 46 डिग्री पर, तो यहाँ पर जो सूर्य का ताप है वो 18 घंटे 39 मिनट देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें 24 घंटे देखने को मिल रहा है, यहाँ 23.5 है, यहाँ पर 18। जब सूर्य का नति कोण 90 डिग्री होता है तो यहाँ पर 13 घंटे 27 मिनट सूर्य का ताप आता है। जब सूर्य का नति कोण 66 डिग्री होता है तो यहाँ पर 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होते हैं। जब सूर्य का नति कोण कितना हो रहा है 43, तो यहाँ पर 10 घंटा और 43 मिनट का दिन होता है। अब जब ये 0 पर चला जाता है तो यहाँ पर एक भी घंटे का, यानी एक भी घंटे सूर्य का ताप नहीं आता है, तो यहाँ पर 6 घंटे रातें और नॉर्थ में यहाँ पर 6 घंटे दिन होंगे। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि सूर्य से आने वाली किरणें जब अपना नति कोण बनाती हैं तो 90 डिग्री से कम बनाती हैं, तो दिन और रात में अंतर हमें देखने को मिलता है। जब इनका एंगल 90 डिग्री का होता है अप्रोक्सीमेट, तब यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें देखने को मिलती हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये कर्क और मकर रेखा के बीच वाला, यहाँ पर सूर्य का ताप वर्ष साल के 12 महीने भी अच्छा देखने को मिलता है, जिसको कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर समर में दिखाया गया है और यहाँ पर विंटर, दोनों में इस सीजन को दिखाया गया है। पोलर नाइट यानी 6 महीने की नाइट होती है,
और 6 महीने का दिन। पोलर डे, यहाँ पर पोलर पर दिन दिखाया गया है, अर्थात यहाँ सूर्य की जो किरणें आ रही हैं तो यहाँ पर 6 महीने अब दिन रहेगा। यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं आ रही हैं तो यहाँ पर अब 6 महीने रातें हमें देखने को मिलती हैं। जब यहाँ पर समर का सीजन है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर हमें दिन देखने को मिलेगा। यहाँ पर 24 घंटे लाइट देखने को मिलेगी, जो कि एंगल है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें यानी कर्क रेखा पर, तो यहाँ पर 13.5 घंटे का दिन हमें देखने को मिलेगा। इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पर 12 घंटे का दिन में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा की बात करें तो यहाँ पर 10.5 घंटे का दिन हमें देखने को मिलेगा। और 66.5 डिग्री यानी अंटार्कटिका की हम बात करें तो वहां पर 6 महीने की पूरी रातें हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जब नॉर्थ में समर है तब, और साउथ में विंटर है तब। जब साउथ में समर है और नॉर्थ में विंटर है तब ये चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर देखो, अब वहां पर हमें देखो 13 घंटे का क्या मिल रहा था, दिन देखने को मिल रहा था कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर 13 घंटे का दिन देखने को मिल रहा था जब सूर्य कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो हमें कर्क रेखा पर 13.5 घंटे की रातें देखने को मिलेंगी। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर अब 10.5 घंटे की रातें हमें देखने को मिलेंगी, जबकि यहाँ पर पहले दिन था। तो इस तरह से जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है तब और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है तब डे और नाइट का दिखाएगा कि कितने घंटे तक सूर्य का ताप हमें दिखाई देगा। अब हम बात करें कि पृथ्वी की सतह है, इस पर सूर्य ताप में भिन्नता क्यों देखने को मिलती है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा समतल कक्षा से लगभग 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य के ताप की मात्रा को प्रभावित करता है। देखो, यहां पर है हमारा ये इक्वेटर है, ये है हमारा कर्क रेखा। अब कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी आ रही हैं यहां, इसका मतलब इधर की साइड उत्तरी गोलार्ध में, ये वाला क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में, अब क्या है, दिन होंगे, यानी कि समर का सीजन है। कितने का है, अब क्या है, यहाँ पर समर का सीजन है, तो यहाँ पर हमारे डे देखने को मिल रहा है और इधर नाइट देखने को मिलता है। ये सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी आ रही हैं, 90 डिग्री पर आ रही हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे 6 महीने के दिन, 6 महीने की रातें हमें देखने को मिलती हैं। तो जब समतल कक्षा से 66.5 का कोण बनाता है तो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य की ताप की मात्रा है उसमें भी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर ये पृथ्वी की मेन अक्ष होनी चाहिए थी, लेकिन पृथ्वी अपनी मेन अक्ष से कितनी झुकी हुई है, 23.5। अब पृथ्वी की मेन अक्ष ये है तो 23.5 यहाँ झुकी हुई है, और 23.5 90 में से 23.5 घटा देते हैं 90 में से, तो 66.5 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है, जो सूर्य के ताप की भिन्नता के लिए उत्तरदायी होता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य के जो ताप है उसमें भिन्नता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, जब ये कहां पर आती हैं, इक्वेटर पर आ रही हैं, तो इक्वेटर पर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो ये कम डिस्टेंस तय करती हैं, कम दूरी तय करती हैं और पृथ्वी की सतह पर सीधी आती हैं, इसलिए यहाँ पर जो तापमान आज मिलेगा वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन सूर्य की किरणें जब अपर एटमोस्फेयर में चलती हैं तो वहां पर ये तिरछी आती हैं, तिरछी आती हैं तो वहां पर ये बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस है वो कवर करता है इनका प्रकाश, तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश मिलता है वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य की किरणें एक तो तिरछी आ रही हैं और तिरछी आने के बाद जब तिरछी आती हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती हैं। देखो, यहाँ पर इन्हीं किरणों ने इतनी सी डिस्टेंस तय की है, शॉर्ट डिस्टेंस तय की है, जबकि यहाँ पर यही किरणें बहुत लंबी दूरी तय करती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो तापमान है वो कम देखने को मिलता है। तो यही कारण है पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप की भिन्नता के, जहां पर तिरछी किरणें आ रही हैं वहां पर लॉन्ग डिस्टेंस करती हैं, इसलिए वहां तापमान कम देखने को मिलता है, और जहां पर ये सीधी आती है वहां पर ये शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है तो वहां पर तापमान ज्यादा देखने को मिलता है। अर्थात जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां तापमान ज्यादा होता है, जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां पर सूर्य का ताप है वो कम होता है। सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारण है वो है किरणों का नतिकोण। सूर्य की किरणों का नतिकोण है, यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना ज्यादा उच्च होगा, अर्थात जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे किरणों का जो नतिकोण है उतना ही कम होता चला जाएगा। अतः सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी जो किरणें आती हैं वो कम स्थान पर पड़ती हैं। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा का जो वितरण है वो बड़े क्षेत्र पर हो जाता है, तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल को जो ऊर्जा मिलती है वो कम मिलती है।
इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण होता है वहां पर किरणों का, वहां पर अधिक ही किरणों का प्रकीर्णन होता है और वहां पर अधिक ही किरणों का विसरण होता है, जिसके कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। अर्थात जब किरणें तिरछी आती हैं तो उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है एक तो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जब लंबी दूरी चलेंगी तो यहाँ पर अवशोषण भी होता है, प्रकीर्णन होता है और विसरण होता है, जिसके कारण यहाँ पर ध्रुवों पर कम तापमान देखने को मिलता है। इक्वेटर पर, जिसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, वहां ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। सूर्य की किरणों का वायुमंडल से होकर गुजरना। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, जब क्या क्या होता है, देखो ये है हमारा सन, सूर्य। सूर्य से आने वाली किरण जिसको कि हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आगामी किरणें। अब ये जो आगामी किरणें होती हैं लघु तरंग दैर्घ्य की होती हैं। किसकी होती है भाई? शॉर्ट वेव लेंथ, शॉर्ट वेव है ये। कैसी हैं? शॉर्ट वेव लेंथ रेज है ये, शॉर्ट वेव लेंथ रेज है, अर्थात लघु तरंग दैर्घ्य की ये किरणें हैं जो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी की सतह पर आती हैं, इनको शॉर्ट वेव लेंथ कहते हैं, लघु तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जब ये किरणें पृथ्वी की सतह पर आती हैं और जब हमारी ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, कहां पर? वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, जलवाष्प है ये भी मौजूद होती है और दूसरे कण होते हैं। ये कण इस सूर्य से आने वाली जो किरणें जिसको शॉर्ट वेव लेंथ कहते हैं, लघु तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इन किरणों को जब ये किरणें एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पर धूल के कण, डस्ट के पार्टिकल, जल वाष्प होते हैं। जब ये किरणें आने वाली इन डस्ट पार्टिकल पर पड़ती हैं, इन जल वाष्प के पार्टिकल या कणों पर पड़ती हैं, तो इनके द्वारा इन प्रकाश की जो किरणें लघु तरंग दैर्घ्य वाली आ रही हैं, इनका प्रकीर्णन हो जाता है, ये फैल जाती हैं, ये किरणें फैल जाती हैं, कुछ वापस रेडिएट हो जाती हैं, विकिरित हो जाती हैं, वहीं पर रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं और पृथ्वी की सतह पर कम आती हैं। अब जब यहाँ पर ये किरणें क्या हो जाती हैं? फैल जाता है प्रकाश, इन धूल के कणों, जलवाष्प के कारण जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो फैल जाता है, और जब प्रकाश फैल जाता है तो यहाँ पर अंतरिक्ष से हमें देखने पर इसका जो रंग है वो नीला दिखता है। कैसा दिखता है? नीला। यही कारण है कि आकाश हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन जब सन राइज होता है, सुबह जब सूर्य उगता है, शाम को जब सूर्य छिपता है, तब यहां पर ये अब क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर। जब ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसका जो प्रकीर्णन है वो और ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण सुबह सूर्य जब उगता है उससे पहले और छिपने के कुछ समय पहले ये हमें लाल दिखाई देता है, लालिमा दिखाई देती है। लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ज्यादातर जो शॉर्ट वेव लेंथ पृथ्वी की सतह पर आती है, सूर्य से आने वाली किरणें, इनके लिए ज्यादातर हमारा जो वायुमंडल है वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। वायुमंडल में क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य अवरक्त किरणें हैं, ये इसको अवशोषित कर लेती हैं। क्षोभ मंडल में छोटे छोटे निलंबित कण होते हैं, बड़े निलंबित फैले हुए निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी होती है। इसी से उदय एवं अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि वायुमंडल में धूल के कण, जलवाष्प हैं, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को फैला देते हैं, जिसके कारण इसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्य उगता है और सूर्य जब छिपता है तो यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, सॉरी शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, जिसके कारण प्रकाश है वो ज्यादा फैल नहीं पाता है और ये उस समय हमें लाल दिखाई देता है। देखो ये सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी की सतह पर आ रही। सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो इन किरणों को हम कहते हैं शॉर्ट वेवलेंथ, लघु तरंग दैर्घ्य। अब जब पृथ्वी की सतह पर आती है तो हमारी जो पृथ्वी की सतह है ये गर्म होती है। पृथ्वी की सतह ये क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, अर्थात ये एक गोला बन जाती है, जिसको आखा गोला कह सकते हैं। यह बहुत ज्यादा गर्म गोला है। जब ये गर्म गोला है तो यहां से फिर कुछ किरणें हैं वो वापस रेडिएट होती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं, और जो किरणें रिफ्लेक्टेड होती हैं उनको कहते हैं हम दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली किरणें, और ये हमारे अंतरिक्ष की तरफ जाती हैं, वायुमंडल में जाती हैं। अब वायुमंडल में जाती हैं तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, इन सारी
के सारे ऊर्जा को पृथ्वी की सतह से बाहर नहीं निकलने देती हैं, वायुमंडल से बाहर नहीं निकलने देती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान है वो लगातार ऐसा बना रहता है जिस पर हम आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। अर्थात पृथ्वी ना तो ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा गर्म होती है। अब बात करें कि सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर जो वितरण है वो देखा जाए कैसा है स्थानिक वितरण। देखो यहाँ पर हमारा सपोज करो सन है, तो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट आ रही हैं। ये वाला कौन सा क्षेत्र है भाई? ट्रॉपिकल रीजन है। कौन सा क्षेत्र है ये? ट्रॉपिकल रीजन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट आ रही हैं। अब डायरेक्ट आ रही हैं तो यहाँ पर ये कम दूरी तय कर रही हैं, कम दूरी तय कर रही हैं, तो इसके कारण ये कम एरिया पर ऊर्जा को छोड़ रही हैं। तो इतनी जगह पर ये ऊर्जा है वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही है। लेकिन जैसे ही ये किरणें दूसरे यानी ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये तिरछी पड़ती हैं। जब हम ये ध्रुवों की तरफ जाती हैं ये किरणें तो वहां पर तिरछी पड़ती हैं। जब तिरछी पड़ती हैं तो इनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। जब ज्यादा दूरी तय करती हैं तो यहाँ का जो एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है। अब यही किरणें इतने बड़े एरिया में क्या कर रही हैं? सूर्य के ताप को फैला रही हैं। और यहाँ पर ये कम एरिया में, और ये किरणें आ रही हैं वो सीधी आ रही हैं, कम दूरी तय कर रही हैं। और जहां पर ये ध्रुवों पर आ रही किरणें हैं जो तिरछी जा रही हैं, इनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण ध्रुवों पर तापमान कम होता है। और इक्वेटर वाला जो क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहां पर तापमान ज्यादा देखने को मिलता है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर तक मिल जाती है, जबकि यही ऊर्जा ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर में मिलती है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर ही प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर मेघाच्छेदन बहुत कम देखने को मिलता है। उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य का ताप है वो मिलेगा। अर्थात महाद्वीप पर जो सूर्य का ताप आएगा वो ज्यादा आएगा और महासागरों पर सूर्य का ताप है वो कम आएगा। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में सूर्य का ताप है वो कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है। देखो अब यहाँ पर हम सोलर रेडिएशन की बात करें, सोलर इंसोलेशन की बात करें कि सूर्य का ताप अब किस तरह से आता है। सपोज करें यहाँ से सूर्य की किरणें हैं लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में नीचे आती हैं, पृथ्वी की सतह की तरफ आती हैं। पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो पृथ्वी इनको क्या कर लेती है? पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो ये एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं पृथ्वी की सतह पर। लेकिन ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले हमारे वायुमंडल में गुजरती हैं। वायुमंडल में बादल देखने को मिलते हैं, एटमोस्फेयर होता है। तो कुछ तरंगें जो लघु तरंग दैर्घ्य हैं ये बादलों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, कुछ हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, और बाकी का जो बचता है वो हमारी पृथ्वी पर आ जाता है और पृथ्वी की सतह इसको अवशोषित कर लेती है। जब ये सूर्य की किरणें लघु तरंग दैर्घ्य पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो पृथ्वी की सतह इनको वापस कहाँ कर देती है? अंतरिक्ष में या वायुमंडल में रिफ्लेक्ट कर देती है। जब कुछ एटमॉस्फेयर है इनको रिफ्लेक्ट कर देता है, क्लाउड्स हैं ये भी इनको क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट्स कर देते हैं। तो इस तरह के सूर्य का ताप है पृथ्वी की सतह पर आता है, पृथ्वी की सतह से वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ बादलों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, बादल भी उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ एटमॉस्फेयर के द्वारा अवशोषित किया जाता है, वो भी इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो सर्वाइव यानी जीने के लिए एक सामान्य अवस्था में बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल में तापन और शीतलन है वो कैसे होता है। अर्थात वायुमंडल है वो गर्म और ठंडा होने के बहुत सारे अनेक तरीके हैं, जिनमें है चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, अभिवहन, एडवेक्शन, और पार्थिव विकिरण जिसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये पृथ्वी की वायुमंडल के गर्म एवं ठंडा होने के अनेक तरीके हैं, जिनमें पहला है चालन जिसको कंडक्शन कहते हैं, दूसरा है कन्वेक्शन जिसको संवहन कहते हैं, अभिवहन जिसको एडवेक्शन कहते हैं, पार्थिव विकिरण जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। यहाँ पर देखो कंडक्शन दिखाया गया है, हीट ट्रांसफर टू दैट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द हॉट सरफेस ऑन द अर्थ। कन्वेक्शन, heated air expand and rise up. Advection, horizontal transfer by heat or winds. Terrestrial radiation, heat transfer from the surface of the earth to the outer space in the form of long waves. वन बाई वन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कंडक्शन की। देखो यहाँ पर कंडक्शन दिखाया गया, मानो ये पृथ्वी की सतह है। अब पृथ्वी की सतह सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, जो रेडिएशन पृथ्वी की सतह की तरफ आ रही हैं, इनके कारण ये पृथ्वी की सतह है जो गर्म हो जाती है।
जब पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है तो पृथ्वी की सतह से हल्का सा ऊपर जो एयर होती है वो एयर भी धीरे धीरे क्या होती है, पृथ्वी की सतह जो गर्म है यहाँ से जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे इन एयर की तरफ जाती है, और यहाँ पर जो एयर पाई जा रही है, एयर के जो पार्टिकल हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। तो ऊष्मा का इस तरह से ट्रांसफर, स्थानांतरण क्या हो जाता है, कंडक्शन कहलाता है, चालन कहलाता है। क्या कहलाता है, चालन। चलो इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक रॉड है। क्या है हमारे पास, एक रॉड है। इस रॉड को हम एक कैंडल के द्वारा गर्म करते हैं, एक कैंडल के द्वारा हम इसको गर्म करते हैं। ये रॉड यहाँ पर गर्म होती है। कुछ समय के बाद जो ये रॉड हमने यहाँ हाथ से पकड़ी हुई थी, यहाँ पर लगातार इस रॉड के एक सिरे पर ऊष्मा आती रहेगी। अब ये ऊष्मा धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होती रहेगी इस तरह से, और कुछ समय के बाद हमें ये वाली सतह ये भी गर्म देखने को मिलती है, यानी गर्म महसूस होने लगती है। जो हम ऊष्मा तो इसके इस सिरे पर दे रहे थे, जबकि ऊष्मा यहाँ तक कैसे पहुंच गई, तो इस तरह से ऊष्मा धीरे धीरे ट्रांसफर होती है। इसको ही हम चालन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चालन। ऐसा ही पृथ्वी की सतह पर देखने को मिल रहा है। यानी पृथ्वी से आने वाली किरणें जिनको हम लघु तरंग कहते हैं, ये लघु तरंग के कारण पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी की सतह जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, सपोज करो पृथ्वी की सतह का जब तापमान हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। अब ऊपर जो एयर है इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हीट है ये 40 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ स्थानांतरित होती है, और ये तब तक स्थानांतरित होती है जब तक कि इन दोनों का तापमान, इस सतह जो 30 डिग्री सेल्सियस वाली और 40 डिग्री सेल्सियस वाली, दोनों सतह का तापमान है एक जैसा नहीं हो जाता है। तो इस तरह से जो ऊष्मा का चालन होता है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, इसको चालन या कंडक्शन कहते हैं। जब यही गर्म हवाएं, अर्थात 30 डिग्री जो टेम्परेचर था, यहाँ पर जो हवाएं थी इनका टेम्परेचर भी लगभग इतना हो जाता है। जब ये हवाएं ज्यादा गर्म हो जाती हैं, ज्यादा, हमें पता है कि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं, तो ये गर्म हवाएं हल्की होती हैं और ये हल्की हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं। अर्थात इनका इस तरह से जब ऊपर की ओर उठती हैं तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं भाई, कन्वेक्शन कहते हैं। जब गर्म हवाएं ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उठती हैं तो इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। प्रवेशी सौर विकिरणों से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी की सतह से ये किरणें या यह ऊष्मा जब बाहर निकलती है, पृथ्वी की सतह से जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो इसको हम दीर्घ तरंग कहते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंग कहलाती हैं। पृथ्वी जब इस ऊष्मा को रेडिएट करती है, रिफ्लेक्टेड करती है, तो जो किरणें होती हैं उनको हम लघु तरंग कहते हैं, सॉरी दीर्घ तरंग कहते हैं। तो दीर्घ तरंगों के रूप में ये ताप का संचरण करती हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु इन दीर्घ तरंगों के कारण धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली ये वायुमंडल की ऊपरी परतें भी धीरे धीरे गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम चालन कहते हैं। चालन तभी होता है जब दो असमान ताप वाले पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता या उनसे संपर्क नहीं टूट जाता है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन की महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। भाई अभी ठंड का मौसम चलता है, ठंड के मौसम में हमें चाय बड़ी प्यारी लगती है। हमने एक चाय का कप लिया जिसमें गरम गरम चाय। अब उस गरम गरम चाय के हम कप को पकड़ते हैं तो हमारे हाथों को बहुत ही सुखद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों लग रहा है, क्योंकि उस कप का तापमान ज्यादा है और हमारे हाथों का तापमान ठंडा है। अब कप से वो ऊष्मा हमारे हाथों की तरफ आएगी, तब तक आएगी जब तक कि इन दोनों का तापमान एक जैसा नहीं हो जाता या इनका संपर्क नहीं टूट जाता। यही प्रक्रिया चालन है। अगला है कन्वेक्शन। जब देखो ये हॉट सरफेस थी, तो लघु तरंग दैर्घ्य के कारण ये हमारी सरफेस हॉट हो जाती। अब यहाँ से हीट है वो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ के द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में। अब दीर्घ तरंगों के रूप में ये रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पर जो हवा है वो गर्म हो जाती है। यहाँ तक तो हो गया चालन, यहाँ तक तो हो गया हमारा चालन, हो गया कंडक्शन हो गया। अब ये गर्म हवाएं ये ऊपर की ओर उठती है, गर्म हवा ये ऊपर की ओर उठती है, तो गर्म हवा को ऊपर उठना ही कन्वेक्शन कहलाता है। तो पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर
धाराओं के रूप में लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उठती है और वायुमंडल में ताप का ये संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की इस प्रक्रिया को हम कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक ही पाया जाता है, लेकिन ये कन्वेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल तक ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एडवेक्शन। जब गर्म हवाएं ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उठती हैं तो इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, लेकिन यही गर्म हवाएं जब क्षैतिज मूवमेंट करती हैं ऐसे, तो इसको एडवेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवेक्शन। देखो यहां पर ये सतह है, गर्म है। अब गर्म सतह है तो यहाँ की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। अब ये गर्म हवा जब क्षैतिज रूप से आगे मूव करती है इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं कोल्ड सरफेस की तरफ जाती है, तो इसको कहते हैं हम एडवेक्शन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण ही अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन है वो सापेक्ष रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, विशेष रूप से उत्तरी भारत के जो भाग हैं, उनमें गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू अभिवहन के कारण ही चलती है। अगला है पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पृथ्वी की सतह की तरफ सूर्य से आने वाली लघु तरंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जब पृथ्वी की सतह पर आती है तो पृथ्वी इनको अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद पृथ्वी इन कणों अवशोषित कर लेती है। अवशोषित के बाद पृथ्वी की सतह से ये ऊष्मा बाहर निकलती है। पृथ्वी की सतह से ऊष्मा बाहर निकलती है, और जो ऊष्मा पृथ्वी की सतह से बाहर निकलती है, अर्थात ये पृथ्वी की सतह से निकल रही है इसलिए इनको पार्थिव कह रहे हैं। अब ये ऊष्मा है, किरण के रूप में जा रही है तो किरण कह देते हैं। तो पृथ्वी की सतह से जब ऊष्मा विकिरित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, इसी को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, जिनको कि हम दीर्घ तरंग के नाम से भी जानते हैं, जिनको कि हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा प्रवेशी सौर विकिरण जो कि लघु तरंग के रूप में आती है, पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होकर एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का यह विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है और इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडल यह गैसें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड अन्य ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार वायुमंडल की पार्थिव विकिरणों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। इसके पश्चात वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान है वो स्थिर बना रहता है। पृथ्वी की सतह से जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वायुमंडल में जाती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, ओजोन, ये कुछ गैसें होती हैं जो इस दीर्घ तरंगों को पूरी तरह से वापस नहीं जाने देती हैं और इनको यहाँ पर ये अवशोषित कर लेती हैं। अब ये अवशोषित कर लेती हैं जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी की सतह है, या कह सकते हैं वायुमंडल का जो तापमान है, वो लगातार रहने योग्य बना रहता है। अर्थात पृथ्वी ना तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है और पृथ्वी ना ही बहुत ज्यादा गर्म होती है, अर्थात वायुमंडल का तापमान है वो स्थिर बना रहता है। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में और यहाँ पर बताया है, यानी सूर्य से आने वाली ये किरणें जो 100% है, इनमें से 19% है वो अवशोषित कर ली जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा और क्लाउड्स के द्वारा, बादलों के द्वारा और वायुमंडल के द्वारा। 51% जो ऊर्जा है लघु तरंग की वो पृथ्वी की सतह पर आती है। अब यहाँ पर कुछ जो लघु तरंग लहरें आती हैं वो वापस रिफ्लेक्टेड कर दी जाती हैं। 6% है वो तो एटमॉस्फेयर के द्वारा यानी वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। 20% है वो बादलों के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। 4% है वो पृथ्वी की सरफेस के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। तो लगभग 30% ऊर्जा है जो लघु तरंग लहरें के रूप में आती है, उसका 30% ऊर्जा है वो तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। 19% है वो अवशोषित कर ली जाती है बादलों के द्वारा और वायुमंडल के द्वारा। तो 49% ऊर्जा है वो तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती नहीं है, सिर्फ 51% ऊर्जा है वो ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। अर्थात 51% ऊर्जा है वो ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है जिसको पृथ्वी अवशोषित करती है। 19% ही अवशोषित कर ली जाती है वायुमंडल के द्वारा और क्लाउड्स के द्वारा। बाकी की 30% जो ऊर्जा है वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है
एटमॉस्फेयर के द्वारा यानी वायुमंडल के द्वारा, बादलों के द्वारा, पृथ्वी की सतह के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा। प्लीज आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे हीट बजट और टेम्परेचर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।